लगातार हमारे साथ मेहमान सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़े हुए, लगातार चर्चा जारी है। वैभव जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ अलग है। यहाँ दिल्ली मॉडल तो हमें नहीं लगता कि चलने वाला है, क्योंकि यहाँ जातिगत आधार पर राजनीति होती है चुनाव आते आते। क्या दिल्ली मॉडल चलेगा या आम आदमी पार्टी भी जातिगत आधार पर राजनीति करना यहाँ भी सीख जाएगी? नहीं राहुल जी, यहाँ पे मुद्दों की राजनीति चलेगी। और आपने देखा है कि जब हमने मुद्दे उठाने शुरू किए तो हर एक उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों ने हमारे मुद्दों में कदम से कदम मिलाना शुरू किया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। आज उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों की बात करती है, लेकिन आज तमाम बड़े अफसोस की बात है जो भी राजनीतिक उत्तर प्रदेश के अंदर है वो आज जनता के मुद्दों की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने हित की बात कर रहे हैं। जैसे कि देखा जाए कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं, क्योंकि योगी जी ने कई बार गड्ढा मुक्त अल्टीमेटम देने का वादा किया कि इस तारीख को गड्ढा मुक्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें। ठीक है, आपका रुख करेंगे। हालांकि थोड़ा तकनीकी दिक्कत है वैभव जी, थोड़ा तकनीकी दिक्कत है। एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखवाते हैं। बीजेपी की चुनाव समिति ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया तो सारे कयासों पर विराम लग गया। वैसे तो अब पूरा यूपी ही योगी का कार्यक्षेत्र बन चुका है, लेकिन शायद योगी की भी इच्छा यही रही होगी कि एक बार फिर गोरखपुर से जीतकर विधानसभा में पहुंचा जाए। देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी भी है। वैसे भी गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके योगी के लिए गोरखपुर से चुनाव लड़ना घर में रहने जैसा है। करीब 30 साल पहले गोरखपुर आए अजीत सिंह बिष्ट का नाता यहाँ से जुड़ा तो योगी आदित्यनाथ बन गए और गोरखपुर में होकर रह गए। महंत वैद्यनाथ के निधन के बाद योगी गोरक्षपीठ के महंत भी बने। योगी का धार्मिक महत्व भी बढ़ा तो साथ साथ सियासी कद भी। योगी मुख्यमंत्री रहते हुए जिस कदर पूरे प्रदेश में सक्रिय रहे हैं, उसे देखते हुए साफ लगता है कि वो मोदी के बाद प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में किसी एक सीट से बंद कर रहने से उनके प्रचार पर भी असर पड़ सकता था और अपने घर गोरखपुर में चुनाव के लिए उन्हें तो कोई खास मशक्कत भी नहीं करनी। आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है वह सबके सामने है, सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ। वैसे भी गोरखपुर में चुनाव छठे चरण में होने हैं। ऐसे में पार्टी का प्रमुख चेहरा बने योगी के लिए प्रदेश भर में घूमकर चुनावी समर की अगुवाई करने में दिक्कत नहीं होगी। टीम न्यूज स्टेट। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी भी जुड़ गए हैं। अंशु जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ यानी कि गोरखपुर से प्रत्याशी हुए हैं, गोरखपुर शहर से वो चुनाव लड़ेंगे। सिराथू पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य वहां एक बार चुनकर आ चुके हैं, 2012 में भी फिर से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर हम बात करें तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या वो भी पेश कर सकती हैं अमेठी, रायबरेली या किसी और आपकी सबसे जो प्रिय सीट हो उससे चुनाव लड़कर? देखिए शुभम जी, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि निश्चित तौर से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी, बिल्कुल लड़ेंगी। लेकिन इस बारे में जो अंतिम निर्णय है वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति लेती है। प्रियंका गांधी जी ने इस बारे में भी कई बार कहा है कि पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो लड़ेंगी, लेकिन जो उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 40% टिकट की भागीदारी की बात कही है, तो आप ये यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश में आप किसी भी महिला से मिलिए, उसके मुंह पर, उस महिला के मुंह पर अगर कोई नाम है तो प्रियंका गांधी का है।
लेकिन इस बात का खंडन तब हो जाता है इस बात का खंडन तब हो जाता है जब आपकी पोस्टर गर्ल ही ये आरोप लगा देती हैं, जिनका आपने पोस्टर में फोटो छापा है, लड़की उलट सकती हूँ वाले पोस्टर में, वो कहती है कि उनका टिकट काट दिया गया और पैसे की बात भी सामने आई है। जी देखिए शुभम जी, अब इससे बड़ा सम्मान तो कोई हो ही नहीं सकता है कि जो नारी का शक्ति विधान कांग्रेस पार्टी ने जनता के सामने प्रदेश में रखा, उस पे उनको चेहरा बनाया। टिकट से बड़ी जिम्मेदारी वो है, टिकट से बड़ा सम्मान है। और दूसरा, 40% महिलाओं को टिकट सुनिश्चित करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से हो सकता है उनका टिकट कटा हो, उनको कोई और बड़ी भूमिका दी जाए। जिस तरीके से हमने पोस्टर में बड़ा बनाया, आगे भी बड़ा। उनका तो यही कहना है कि टॉफी खा ली और छिलका फेंक दिया। भुनाना था, हमारे चेहरे को भुना लिया गया, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो कह दिया गया कि सबसे बड़ा काम तो वही करके गई हैं। राहुल जी, लच्छेदार बातें कर लेते हैं आपके मनमाफिक नहीं होता। हाँ, ये बात सही है। कभी कभी होता है कि आपके मनमाफिक जब चीजें आला कमान के मनमाफिक होता है, प्रियंका के मनमाफिक होता है, आप लोगों के मनमाफिक होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 54 लाख जो नारी शक्ति है, वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार भाजपा सरकार में हुआ है। आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो तो कह रहे थे अयोध्या से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे। हमारे लिए तो जैसे आपके नेतृत्व तय करता है, वैसे उनका भी नेतृत्व तय करता है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उनका तो नाम चल रहा था, 2-3 जगह से उनका नाम चल रहा था। एक मिनट, आप बता सकते हैं प्रियंका जी के बारे में भी? एक मिनट, मैं जवाब दे दूं। एक जवाब दे दूं मैं, थोड़ा मुझे समय दीजिए। आज तो आप 2 लोग बैठे हुए, कम से कम थोड़ा मुझे समय मिलना चाहिए। देखिए, आदित्यनाथ जी अयोध्या की नस को भांप चुके हैं। 70,000 ब्राह्मण है वहां पर, हराने को तैयार बैठा है। 20,000 ठाकुर है, उनको समझ में आ गया कि वो हारने वाले हैं, इसीलिए वो भागे हैं गोरखपुर। लेकिन यकीन दिलाता हूं, उस गोरखपुर जहां पर बरसात में उन्होंने सड़कों पर नावें चलवा दी अपने मुख्यमंत्री काल में, जिस गोरखपुर में बच्चों की जान चली गई ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, वो गोरखपुर भी उन्हें स्वीकार करने वाला नहीं है। क्लियर कर लीजिए अंशों, वो एक संत है, हम उनका सम्मान करते हैं। चीज क्लियर कर लीजिए। मठ में जाए, बात जाति पर होगी या बात मुद्दों पर होगी? चुनाव जाति पर आप लोग लड़ेंगे या मुद्दे पर लड़ेंगे? कंफर्म तो कर लीजिए। मुद्दों पर भी लड़ेंगे, मुद्दों पर भी लड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश पता नहीं आपकी बातों पर समीर जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आदित्यनाथ ने ब्राह्मण समाज कभी इस बात को भूल नहीं सकता। समीर जी पता नहीं आपकी बातों पर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आ रहे राठी साहब, आ रहे हैं। समीर जी काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। ब्राह्मण समाज भूल नहीं सकता। जवाब दीजिए समीर जी, बोलिए। 1.5 साल से जिसको जेल, ठीक है अंशु जी, अब सुन लेते हैं, बीजेपी का पक्ष जान लेते हैं। समीर जी की जो जातिवादी सरकार है, उसको ब्राह्मण समाज कभी भूल नहीं सकता। अब उत्तर ले लें। को जो आधी रात में बेटियों को जलाया, उसको कभी भी ब्राह्मण समाज। अब उत्तर ले रहे हैं, समीर जी बोलिए। लड़की है, लड़ सकती है कि पोस्टर गर्ल ले, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि प्रियंका जी के बेचारे क्या करें, इनके पास जवाब नहीं, डिफेंड नहीं कर पा रहे। राजस्थान पर अयोध्या के मुद्दे पर आदित्यनाथ को डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो कुछ भी इनको बोलना है। मैं तो यही कहूंगा कि संसदीय मर्यादा शब्दकोश को बढ़ाएं, जिससे इनको अमर्यादित शब्द बोलने की आवश्यकता न पड़े। मैं तो यही अनुरोध करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश जाति से बाहर हो गया है। अंशु अवस्थी, यहाँ ठाकुर, ब्राह्मण, पिछड़ा, अगड़ा, अनुसूचित, मुसलमान नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश तरक्की के साथ है, विकास के साथ। हाँ, वो टिकट में दिख रहा है और सबकी टिकट में दिख रहा है। नकली हिंदू देखिए समीर जी, ये सत्य है उत्तर प्रदेश के लिए कि जातिगत ही राजनीति होती है और जातिगत राजनीति के आधार पर ही सरकार बनता है। ठीक है वैभव जी, कोई बड़ा नेता आपका भी दिल्ली से आएगा लड़ने के लिए कि मैदान छोड़ रखा है? हम तो अभी भी, राहुल जी मैं जवाब दे दूं, एक अनुरोध है मेरा, जवाब 10 सेकंड। वैभव जी काफी देर से, अंशु जी वैभव जी काफी देर से जुड़े हुए हैं, बात पूरी नहीं हो पाई थी। हमारा अफसोस की बात तो ये है कि मथुरा से निकले थे योगी जी और अयोध्या पहुंचते फिर कहाँ बातें कहाँ ले जा रहे हैं वैभव जी?
नहीं, गोरखपुर 10 तारीख से पहले ही चले हैं। नहीं, आप अपनी बात भी कर लीजिए। वैसे भी आपको गंभीरता से ले नहीं रहा है कोई, जैसा कि उत्तर प्रदेश में आप नदारद नजर आ रहे हैं, रैली करके आप चले गए। नहीं, हमारी गंभीरता ये है कि आज योगी जी भी बिजली के दामों को कम करने के लिए कैसे परेशान दिखे, ये आपने देखा। हमारी गंभीरता ये है, हमने ऐलान किया तब जाकर हुआ काम। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं किसने ऐलान किया था। समाजवादी पार्टी अगर हमारे मैनिफेस्टो को चुराने का काम कर रही है तो उसको संजय सिंह पहले खूब नजर आ रहे थे अखिलेश यादव के साथ में, क्या बात नहीं बन पाई जो उनके साथ में नहीं है? आप क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जब एक कुशासन चल रहा हो तो उस समय प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने में अगर हम कोई रोल निभा रहे थे तो क्या वो नहीं करना चाहिए? और किसने कहा कि लोगों को मिलना नहीं चाहिए? अगर जरूरत होगी तो मुख्यमंत्री से भी हम मिलेंगे। क्या वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि अगर हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं तो हम अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते, अपने विपक्ष के लोगों से नहीं मिल सकते। लेकिन बिल्कुल तात्पर्य ये नहीं है कि हम सिर्फ गठबंधन के लिए काफी देर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, वो शांत बैठे, आप सभी को सुन रहे हैं। राठी साहब, अपनी बात पूरी कर लीजिए संक्षेप में, फिर हम एनके सिंह सर के पास रुख करते हैं। देखिए राहुल जी, अभी जब बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे कि जातिवाद नहीं है, कोई बात नहीं है, देखिए आता कैसे जातिवाद का मसला? ये मसला ऐसे आता है कि जिस तरीके से 69,000 शिक्षकों की भर्ती में इन्होंने 27% का जो आरक्षण होना चाहिए था पिछड़ों का, लगभग 19,000, वो सीट खा गई है। तो जब वो सीट खा गए उसके बाद कौन लड़ेगा उसके लिए? वही जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट लड़ेंगे जो पिछड़ी जाति के। 80-50 तो उसके बाद कहा जाएगा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है पिछड़ी जाति की। जब दलितों का आरक्षण खाया जाएगा और वो लड़ेंगे तो कहेंगे कि दलितों की राजनीति कर रहे हैं। जब ब्राह्मणों को योगी सरकार उठा के मार देगी, 2 साल में 500 ब्राह्मण मार दी, फिर कहेंगे ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हैं, आप जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, राजनीति जातिवाद की कोई नहीं कर रहा, लेकिन जब एक पर्टिकुलर राजनीति को आप टारगेट करोगे, जब राजनीति में पर्टिकुलर जाति को आप टारगेट करके और उसके हक को खाओगे और मारोगे तो ये राजनीति जातिवादी हो जाती है। और अपनी जब ये जातिवाद की राजनीति करते हैं उसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। और जब कोई विपक्ष का नेता किसी जाति की भलाई के लिए आवाज उठाता है तो ये कहते हैं जातिवादी हो गए। ठीक है, एक सवाल एनके सिंह सर से, जिन्होंने चर्चा हो रही है जातिगत आधार को लेकर, जिस तरीके से टिकट भी जारी किया जा रहा है, एनके सिंह सर, काम नहीं किया इन्होंने। एनके सिंह सर, अयोध्या से काशी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति ही जात पर आधारित है, सवाल इस बात को लेकर है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, लगातार बीजेपी से मंत्री विधायक गए, जात के हिसाब से ही चीजें फिट बैठाई जा रही हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करने वाली है? वो ये कहेगी कि हम सभी जातियों को समाहित करके चल रहे हैं, या कांग्रेस अब लड़की हूं लड़ सकती हूं पे आ गई है और जो उसकी भी लिस्ट देखी जा रही है उसमें भी जातिगत आधार को, उस आधार पर लिस्ट बनाया गया। बीजेपी का साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी बीच में करे हम तो अपना दिल्ली मॉडल लेकर खड़े हैं। वो भी आ जाएंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, सब जानते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता एनके सिंह सर, राहुल जी मुद्दे तो गूढ़ हो जाएंगे, भूल जाएंगे सब, चुनाव तक सब भूल जाते हैं, यहां तक कि वोटर भी भूल जाते हैं कि हमें योगी सरकार ने क्या दिया क्या किया, बस ये देखेंगे कि हमारी जात कौन सी है। राहुल जी 2 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। नहीं सर, एक मिनट। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो कि भारत में और खास करके नॉर्थ इंडिया में है। एनके सिंह सर बोलिए। राहुल, एक बहुत बड़ा सत्य है जो खास करके उत्तर भारत में और वो भी उत्तर प्रदेश बिहार में ये बहुत प्रचलित है। जाति को आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप गौर कीजिएगा, यही जातियां थी 2014 में, ये सारी की सारी एक तरफ झुक गई। यही जातियां थी 2017 में, 19 में पूरी की पूरी निकल गई। तो ये एक सत्य है, लेकिन अगर लीडर बहुत मकबूल रहता है, बहुत उसकी मकबूलियत रहती है, स्वीकार्यता रहती है, तो ये जातियों का शमन हो जाता है। अब यहां पे लेकिन लीडर की मकबूलियत 1 या 2 इलेक्शन तक पीक पे रहती है, उसके बाद वो थोड़ा कम होती है। ये वही फेज है बीजेपी का जो अब चल रहा है। इसमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा,
इसको भी जातिवादी पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी आखिर है क्यों? अगर जाति ना होता सत्य तो समाजवादी पार्टी और बसपा का अस्तित्व क्यों होता? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाति एक सच्चाई है और बीजेपी भी उसको मजबूरी है मानना पड़ेगा। लेकिन तीसरा यह है कि जनता कैसे सोचती है, जनता को आप एजुकेट करना चाहते क्या? सर दिल्ली मॉडल भी ला देंगे, हमें नहीं लगता कि जातिगत राजनीति जो है वो रुकेगी कभी उत्तर प्रदेश में। आते हैं राठी साहब, आज आ रहे हैं, सुन रहे हैं हम भी। सवाल ये भी है कि आ रहे बस थम जाइए सर। एनके सिंह सर, क्या फर्क पड़ेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से लड़ने का? क्योंकि पहले अयोध्या मथुरा तमाम चर्चा हो रही, इस चर्चा में ये बातें लगातार निकलकर सामने आ रही। एनके सर ये सवाल आप नहीं, देखिए एक बात साफ है, अभी जो कि एक प्रवक्ता ने कहा कि साहब वो जब देखा उन्होंने कि जब 70,000 ब्राह्मण है और 30,000 ठाकुर है वो वोट नहीं देंगे, तो ये ब्राह्मण ठाकुर अभी क्या कल पैदा हुए थे? क्या उनको ये लिस्ट पहले नहीं थी? तो इसलिए ये तर्क गलत है कि वो अयोध्या से अचानक भाग गए क्योंकि ब्राह्मण वहां ज्यादा था, 70,000 था, ब्राह्मण वोट नहीं। मतलब ये मेरे ख्याल से हल्का तर्क है। यहां पे अगर लड़ेंगे गोरखपुर से तो बिल्कुल सही है कि उनको ईस्टर्न यूपी में एक बड़ा बेस मिलेगा और काफी टाइम रहेगा, वो आराम से बाकी जगह निकल सकते हैं। अयोध्या में रहते तो जो मैसेज ईस्टर्न यूपी में जाता वो स्ट्रांग नहीं जाता। और आप ध्यान रखिएगा कि इस समय बीजेपी के लिए ईस्टर्न यूपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न में बीजेपी थोड़ा कमजोर है, लिहाजा ईस्टर्न यूपी में उसको बहुत पुख्ता करना पड़ेगा। यही वजह है कि उनको गोरखपुर से लड़वाया गया है ताकि ईस्टर्न यूपी स्ट्रांग रहे और उससे वो चुनाव की वतरणी पार कर ले। ठीक है सर, ठीक है। भाटी साहब आपके पास आऊंगा। सवाल ये, इस वक्त अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो अति आत्मविश्वास से वो लबरेज नजर आ रहे हैं। उनसे जब कहीं भी मौजूद होते हैं तो उनकी सूचियां बहुत नजर आती हैं। वो कहते हैं हमने पत्रकारों की सूची बना के रखी हुई है, हमने अधिकारियों की सूची बना के रखी हुई है। तो अगर आप बदले की राजनीति करना चाहते तो आप में और दूसरे दल में फिर क्या फर्क रह जाएगा? आखिर क्यों आपको लोग चुने, क्यों आपको वोट दें? ये सवाल मुझसे? बिल्कुल आपसे ही है। देखिए सबसे पहले मैं कभी सवाल था पीछे राहुल जी का, मैं उस पर एक जवाब दे दूं कि तुष्टीकरण की राजनीति से इतिहास उठा करके देख लीजिए किसको फायदा हुआ। आप आ जाइए, जिस सवाल को मैंने पूछा आप उस पर जवाब दीजिए। मैं सवाल पे जवाब दूंगा। नहीं, आप इस पर पहले जवाब दीजिए। इस पे भी दूंगा, आपसे पूछा कि आप समय दीजिए। बहुत देर से आपने बैठाया। तुष्टीकरण की राजनीति का इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। आरोप लगा लिया आपने, आरोप प्रत्यारोप कर लिया, आप जवाब दे दीजिए। एक बात राठी साहब आप जवाब दीजिए। दूसरी बात, अभी क्या हुआ, हमारे प्रत्याशी है कैराना में, क्या हुआ उन पे? उन्हें उठा करके जेल में डाल दिया। हो गया सर। अजय मिश्रा, अजय टैनी कहां है? हो गया सर। से अगर पूछूं, हो गया सर। आप जिसने किसानों को, देखिए शो मेरा है, सवाल मेरे है, बस कीजिए। अपराधी नहीं है सवाल करने के लिए। सवाल अगर कैराना के प्रत्याशी ने हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया था और उसको आपने प्रत्याशी बना के अपनी जो आपकी सोच है उसको जाहिर कर दिया। पलायन करके आए भाई शुभम जी, मुख्यमंत्री खुद पलायन करके आए हैं खुद। और ये जो भगवा चोला बता रहे हैं मीडिया के पत्रकारों को जो गाली देते हैं मुख्यमंत्री जी, एएनआई की वीडियो नहीं देखी आपने? ये संत की भाषा है। नहीं, आप बीजेपी प्रवक्ता तो है नहीं, शायद आप बीजेपी प्रवक्ता नहीं है। दूसरी बात सुनिए, आप समाजवादी पार्टी की बात करिए। आपने जो सवाल किया मैंने उसी का जवाब दिया कि गैंगस्टर उधर नहीं दिखते आपको, यही दिखते हैं। दूसरा आपने अधिकारियों का सवाल किया मुझसे, आपका प्रश्न था कि जो अधिकारी और ये क्या है, हम लोग बोलते हैं इनसे बदला लेंगे। हमने ये नहीं कहा बदला लेंगे, लेकिन हमने ये कहा कि जो तो फिर सूची किस लिए तैयार करके रखी है? जो लिस्ट बनाई है उसको क्या करेंगे? प्रक्रिया, जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हैं और जो चलाना सिखा रहे हैं कि सरकार कैसे चलाते हैं, जो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो खुद के लिए आपको मंजूर हो। इसमें क्या गलत है? अच्छा, आपको दूसरे से ऐसा व्यवहार तो रखेंगे ना जो आपको खुद के लिए मंजूर हो, या दूसरे को आप गाली देंगे और आप कहेंगे आप हमें स्वागत कीजिए। राठी साहब इतना मत कीजिए। राठी साहब तंत्र है, राठी साहब लोकतांत्रिक तकाजे से चलता। राठी साहब तो इस जी राहुल, सरकार आ रही है क्या? सरकार आ रही क्या? सरकार आ रही है और बड़े धमाके के साथ आ रही है राहुल जी। सब मुस्कुरा रहे हैं, आप पैनल में बैठे हुए। अभी आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता। अंशु अवस्थी जी मुस्कुरा रहे हैं। जिसकी सरकार पत्रकारों का गला दबा दे, जिसके अजय कहे कि तुझे देख लूंगा, वो सरकार नहीं आने वाली। अंशु अवस्थी जी मुस्कुरा रहे हैं, जो कि पिछली बार आप लोगों के साथ गठबंधन में थे। नहीं देखिए अंशु जी, राहुल जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, मुस्कुरा रहे हैं तो अच्छी बात है।
उनको भी ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं देने वाला, जिन्होंने पूरे 5 साल सिर्फ हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान और ठोको नीति और फर्जी एनकाउंटर, कोई नौकरी नहीं, कोई मेडिकल नहीं, आपकी लिस्ट में आपकी और आरएलडी गठबंधन लिस्ट में देखी जा रही है। 98 रुपए लीटर डीजल बढ़ा के 98 रुपए लीटर, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन छीन ली, पत्रकारों पे मुकदमे लगा दिए, लड़की को रात में 3 बजे जलाया, किसानों को टायरों से रोन दिया, गर्भवती महिलाओं के पेट पे लात मारी। और समाजवादी सरकार क्या करेगी? 300 यूनिट बिजली देगी फ्री, किसानों का बिजली बिल सिंचाई बिल माफ करेगी, युवाओं को नौकरी देगी। तो जब अगर मुद्दों पर आ रहे हैं शुभम, मुद्दों पर जब आ रहा है तो फिर जातिगत और धर्म के आधार पर टिकट आपका जारी हो तब बताइएगा। राहुल जी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये काम हमने किए हैं। 4,500 हमने एम्बुलेंस, अच्छी बात है। और भी मेहमान है राठी साहब, हो गया आपका कि अभी कुछ बाकी है? जो डायल 100 आपसे इजाजत ले लेता हूं, आपके ही जरिए अब ये शो चलाता हूं। आप हो गया कि अभी कुछ बाकी है आपका? राहुल जी नहीं, मैं तो बोलता रहूंगा, काम बहुत है ना गिनाने के लिए। आप कहेंगे 5 साल तो गिनाए नहीं, अब 2022 में चुनाव आने वाला, आप गिनाइए। आप 2012 से 2017 से 2022 तक आप लोग तो बैठे रहे, 2012 से 2017 तक काम किया, 5 साल तो और गिनवा लेते आप। ठीक है, मैं बोलूं? हो गया सर, बस कीजिए, बस कीजिए, हो गया। काम बोलता था, काम बोल नहीं पाया 2017 में। लोग अब समझ गए। ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया, बस कीजिए, बस कीजिए। आज उसी काम को याद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। अंशु अवस्थी, आपके पास आऊंगा। अखिलेश यादव को मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी, एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ जो गठबंधन किया वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी, उनकी गलती थी, उन्होंने स्वीकारा। देखिए शुभम जी, पहले मैं 30 सेकंड लूंगा जो बीजेपी के साथी ने कहा, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। मेरा अनुभव है, मेरी बात मैं चाहूंगा आप संक्षेप में जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल, समय मैं 30 सेकंड में पूरा कंक्लूड करता हूं। देखिए, समीर सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने, उनके प्रधानमंत्री ने देश के संसद के अंदर बताया कि हमने इन लोगों को मंत्री बनाया है। दूसरा, हम तो ये कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जातिवार सम्मेलन करते और आप कहते हैं जाति नहीं। प्रधानमंत्री भी थे, वो कहते थे कि पहला संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अभी नामांकन की डेट नहीं निकली है। माफी के साथ रोकना चाहते हैं आप सभी को। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। जाहिर तौर पर चुनावी समर में लड़ाई अब तेज हो चुकी है, क्योंकि पहला पायदान अगर किसी को पता करना है, यानी कि पश्चिमी यूपी का, तो जातिगत आधार पर टिकट का बंटवारा होगा, जो लगातार देखा जा रहा है। क्योंकि यह कॉम्बिनेशन अगर बनाया गया तो वैसे भी आगे की लड़ाई जीतनी शुभम आसान हो जाएगी। बिल्कुल, इंतजार अब प्रत्याशियों की दूसरी सूची का है और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची का है, और उसमें क्या एक बार फिर से जाति आधारित ही टिकटों का बंटवारा होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।